हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी क्लास 12 जो यूनिट सेकेंड को 3 भागों में बांटा गया है, हम लोग उसमें से पहले भाग को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब परीक्षा नज़दीक है, बिल्कुल लापरवाही नहीं। जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो अभी तक बच्चे नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी, जो विषय बायोलॉजी है, जो बच्चे वंचित रह चुके हैं, भाग दौड़ इधर उधर भागते हैं, उन सभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भाषा में, सरल भाषा में, जहाँ से हम निवास करते हैं उस भाषा में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्योर कॉन्फिडेंट के साथ। आप लोगों को मुझे विश्वास है कि समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस में शब्द दिए हुए हैं उस शब्द को आप लोग मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उन सभी शब्दों को मैं निचोड़ करके आसान शब्द में आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जितने बच्चों को हो सकें ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल LCC सिकटिया, मैं लिख दे रहा हूँ LCC सिकटिया, LCC सिकटिया SIKATIA पर लॉगिन करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी होगा और टेलीग्राम चैनल भी होगा। आप लोग अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनके लिए खास तौर से वो कहीं भी भाग दौड़ ना करें। फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी रुपया खर्च नहीं, मतलब कि बिल्कुल मुफ्त। ये आपको वीडियो में बिल्कुल मुफ्त अप्रूव करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सिलेबस में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड टॉपिक वाइज जो पूछता है, एग्जामिनर जो पूछता है, उसी को हम लोग कवर करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को सिलेबस भी दे दूंगा, क्या सिलेबस है बायोलॉजी के, उसके बारे में आप लोग देखेंगे तब कहेंगे कि हाँ ये वही सिलेबस है जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? चलते हैं इसमें आगे, देखते हैं क्या है इसमें। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को साथ ही साथ कि आप अपने साथ कॉपी पेन लें और हमारे साथ बैठकर पढ़ें। बिल्कुल हमारे साथ दोहराएंगे, आप लोग नोट भी करेंगे और दोहराते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट होने वाला है, आप इस वीडियो को बीच में रोक रोक कर स्लो अपने हिसाब से रोक रोक कर पढ़ें। नोटबुक पर इसे अवश्य नोट करें। बारी बारी से सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जो बच्चे बच चुके हैं उनको इधर तो भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग स्थिर हो जाए और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और समय कम होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, हम जितने भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगी और आप आसानी पूर्वक पढ़ पाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी क्लास 12 फाइनल यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए मैं बना ही रहा हूँ। ओके, चलते हैं सिलेबस पे अपने, बिना टाइम नष्ट किए हुए, बर्बाद किए हुए, एकदम फ्री माइंड से पढ़ेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। देखिए, ये आप लोग का चैप्टर 5 दिया होगा, हमारा यूनिट 2 है जिसका पहला पार्ट है वंशागति और विविधता। विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या होता है? वंश के अनुसार, जैसे आप एक वंश हैं, किस तरह से आपके दादाजी, आपके दादा के बाद से आपके पिताजी, उसके बाद से आप, एक वंश हो गया ना। तो यही है वंश की गति, यानी किस तरह से वंश की गति होती है। जो हमारे दादाजी थे उनसे हमारे पिताजी हुए, हम अपने पिता से खुद हम लोग हैं, इसको वंशागति कहते हैं। विविधता यानी क्या क्या अंतर हुआ, हमारे दादाजी में जो गुण था वह गुण हमारे पिताजी में है, वही गुण हमारे में क्या है, यदि थोड़ा से हमारे में हटकर है, या दादाजी से गुण थोड़ा से हटकर पिताजी में है, पिताजी से गुण कुछ हट करके हमारे में है, यानी हम लोग इस चीज़ को तुलना कर सकते हैं, भाप सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता कहते हैं। यानी थोड़ा बहुत अंतराल होना, यानी अलग अलग बंटवारा हो जाना, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करना। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आप में विविधता पाई जाती है, अलग अलग स्थान से, अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, अलग अलग कारण द्वारा, अलग अलग सोच विचार जो भी प्रक्रिया है उसी को विविधता बोलते हैं। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ? चलते हैं, पहला हमारा टॉपिक है वंशागति। वंशागति क्या है देख लेते हैं। वंशागति के बारे में हम लोग,
वंशागति लक्षणों का जनको, यानी जो लक्षणों का जनक होते हैं, जैसे माता पिता में बताया ना, वही है। लक्षणों का जनको माता पिता से संतति में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। अब संतति क्या है? संतान। जैसे माता पिता का हम लोग क्या है? संतति है, यानी संतान है। तो इसी को तो वंशागति कहते हैं, और क्या है? कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है विविधता। ये विविधता क्या है, देखते हैं विविधता के बारे में। जनन एवं संतति में पाए जाने वाले असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। अब बताइए, मैं वही चीज़ बताया हूँ, विभिन्नता क्या है। जनक एवं संतति, यानी जो जन्म दे रहे हैं माता पिता और संतान जो उत्पन्न हो रहा है नए सिरे से, तो इसमें जो भी असमानताएं पाई जाएगी उसी को विभिन्नता तो बोलते हैं। यानी हमारे माता पिता मान लीजिए कि थोड़ा से कम पढ़े लिखे हैं और हम ज़्यादा पढ़ लिख ले, थोड़ा सा दिमाग हमारा विकसित होता है, तो कुछ ना कुछ इसमें विभिन्नता पाए जाएंगे। बोली विचार में, रहन सहन, उठने बैठने में, हर प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज होगा। इसी को तो बोलते हैं विभिन्नता। अगला है आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी, अब इसका परिभाषा के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे वंशागति कहते हैं। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी विज्ञान के अंतर्गत ही वंशागति और विविधता, यानी वंश के अनुसार चला आ रहा है, दादाजी, पिताजी, मैं, हम लोग, और विभिन्नता, क्या हमारे दादाजी में लक्षण है, क्या हमारे पिताजी में है, क्या हम में है, इसी का अध्ययन किया जाता है। उसी को तो आनुवंशिकी कहते हैं। वही है आनुवंशिक, यानी वंश के अनुसार चलने वाले प्रक्रिया को आनुवंशिक कहते हैं। कितना सिंपल है, साधारण परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं। आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वैटसन ने किया था। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। क्लियर? मेंडल साहब हैं। आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है कि आनुवंशिकी के पिता बोलो या जन्मदाता बोलो तो कौन है? मेंडल साहब हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, तो आनुवंशिक शब्दावली दी है। कितने शब्दावली हैं, इसको वन बाय वन टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिया है जीन। जीन क्या होता है? जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक ऐसी पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। क्लियर हुआ? जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। यानी हमारे जो पिताजी में था वो हमें पहुंचा मिलेगा, वही जीन मिलेगा। उसी में हम लोग को बताना पड़ेगा कि जीन क्या है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की, चलो फिर बाद में आगे बताता हूँ मैं, दिक्कत ना सा हो, कि डीएनए आरएनए क्या है, उसमें आप लोगों को जीन को मैं क्वालिफाई कर दूंगा जीन में क्या है। लेकिन यहाँ से जीन जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारे दादाजी में जीन था वही हमारे पिताजी में है, वही हमारे में है जीन। यानी एक प्रकार की पहचान है, एक प्रकार की क्या है? पहचान है। मेंडल ने इसे कारक कहा था। क्लियर हुआ? दूसरा है इसमें का पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। अगला है इसमें का दूसरा टॉपिक है एस्प्लील। एस्प्लील क्या है? एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील या युग्मक विकल्पी कहते हैं। क्लियर हुआ? एक ही जीन के विभिन्न रूप, यानी एक ही जीन है, इसका अलग अलग रूप हो गया, इसी को तो एलील या युग्मक विकल्पी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझ लेंगे, लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न रूप हैं। यानी जीन तो समान है लेकिन रूप क्या है? अलग अलग है। जैसे एक बड़ा हो गया पौधा, एक बौना हो गया पौधा। क्लियर हुआ? स्पष्ट? फिनोटाइप क्या है? किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। यानी बाहरी लक्षण, फिनोटाइप बाहरी लक्षण जो जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं। जैसे आँख का रंग। आँख का रंग कैसे? मैं एक बार वीडियो दिखा दे रहा हूँ आप लोग को फोटो के माध्यम से, 1 मिनट देख लीजिए आप लोग। बाहर रूप है। बाहरी रूप में इस मधुमक्खी का 2 आँख है। क्लियर? एक लाल है और एक क्या है? श्वेत है, हरी कलर की है। इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यही बाहरी लक्षण है। क्लियर? आगे चलते हैं। आँख का रंग, पौधे का लंबापन एवं बौनापन। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में मैंने फिगर के माध्यम से भी दिखा दिया आप लोगों को। जीनोटाइप क्या है?
जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। यानी जीव की जीनी संरचना, यानी ऐसे कह सकते हो जीनोटाइप क्या है कि जो जीव हैं उनकी संरचना को जो उपस्थित किया जाता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिकी संगठन को प्रदर्शित करता है। आनुवंशिकी संगठन यानी किस आनुवंशिकी से है, किस वर्ण से उपज हो रहा है, उसी को तो जीनोटाइप कहते हैं। जीन बिंदु, अगला टॉपिक है जीन बिंदु। जीन बिंदु क्या है? गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ? गुणसूत्र ये एक धागे के अनुसार होता है। मैं जीन के बारे में दिखा देना चाहता हूँ, इसको भी फोटो, इसको भी देख लीजिए। जीन क्या होता है देख लीजिए, ये जीन है हमारा, गुणसूत्र की संरचना। सॉरी, मैं जीन बता रहा हूँ, गुणसूत्र की संरचना, ये गुणसूत्र है। यह किसके अनुसार होता है? यह धागे के अनुसार होता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे है समयुग्मजी, समान युग्म के। जब एक लक्षण दो जीन समान प्रकार के होते हैं, यानी जब एक ही लक्षण हो, दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। यानी समझ सकते हैं कि बायोलॉजी क्या कह रहा है कि जब दो जीव समान लक्षण के हो, यानी मान लीजिए दादाजी आप, दो लक्षण हो गया, लेकिन आपके पिताजी कुछ अलग है, यानी दो जीव समान, यानी इसमें बताया गया पौधों में, आप समझ लेंगे, एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है, तो दोनों क्या है? समान प्रकार के होते हैं, उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ा जुबान फंस रहा है बाबू, थोड़ा सा मैं पढ़ा करके आया हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्लास 12 है ना। अगला टॉपिक है विषम युग्मजी। विषम युग्मी मतलब विषम, यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी एक ही लक्षण के दोनों जीन्स, यानी जीन्स जो हैं जो अंदर पाए जाते हैं, जैसे दादा में थे, हमारे पिताजी में हुए, पिताजी से हमें हुए, तो ये क्या होते हैं? असमान, यानी अलग अलग हैं, उन्हीं का तो विषम युग्मजी कहते हैं। जो नहीं मिला उसे विषम युग्मजी, जो मिल गया उसे समयुग्मजी। क्लियर हुआ? ये संकर लंबा पौधा है। यानी कहने का मतलब कि जब संकर कराया था, संकर मतलब क्या, संकर क्या है, शब्द संकर क्या है? संकर का मतलब ये होता है कि दो पौधे के बीज को एक साथ मिलाया जाए। यानी दो पौधे को मान लो एक साथ मिलाया जाता है, जैसे माता पिता है, संकर की प्रक्रिया से नई संतति उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या होता है कि नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसी को तो संकर कहते हैं। क्लियर? 8वां लक्षण। लक्षण क्या है? किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी जीव के आकार की संबंधी, आकार की मतलब क्या? आकार, उसका लक्षण क्या है, आकार क्या है, कैसा दिखता है, यही न है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी विशेषता को लक्षण कहते हैं। क्लियर? जैसे पौधे की लंबाई, बौना पौधा, लंबा पौधा, इन हो गया उसकी लक्षण। लंबाई, आकार में कैसा है, लंबा है, छोटा है, बस। क्लियर? विशेषक क्या है? जो विशेष हो, जैसे किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षणों की विशेषता कहते हैं। यानी किसी लक्षण, मान लो कोई लक्षण वाला है, उनकी विभिन्न उपलक्षण है। यानी मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, तो उसका लक्षण है ना कि लंबा है, एक क्या है, छोटा है। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषक कहते हैं। क्लियर? लंबा, बौना, वही चीज़ मैं बताया, विशेषक कहते हैं। अलग अलग प्रक्रिया होगी, अलग अलग पौधे होंगे। युग्मक किसे बोलते हैं? या एक परिपक्व, परिपक्व क्या किसे बोलते हैं? परिपक्व, आप एक परिपक्व अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे मम्मी कहती हैं कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, अब तुमको ये काम करना चाहिए, कहते हैं ना। पापा भी बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा बहुत घर का हेल्प भी करा देना चाहिए, हमारे साथ थोड़ा बहुत काम कर दो, बड़े हो गए हो, सियाने हो गए हो। इसी को बोलते हैं परिपक्व। परिपक्व मतलब क्या? कि वह अवस्था, जिस अवस्था में व्यक्ति मतलब कि सही कूल ढंग से, सही प्रक्रिया से अपने कामों को कर सके, उसी को तो परिपक्व बोलते हैं। इसी अवस्था से यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है। उसी प्रकार शरीर में हमारे एक जनन कोशिका होती है जो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है। जैसे कहा जाता है अब सिंपल भाषा में कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष में, लड़कों की शादी 21 वर्ष में माना गया है ना। तो यानी कहने का मतलब कि एक परिपक्व अवस्था हो जाती है जिसमें हमारे शरीर की
जनन कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। इसको बोलते हैं युग्मक। युग्मक यानी युग्मक के क्रिया द्वारा नए जाति का निर्माण करना। अब जिस अंग से हम अपने नए जाति का निर्माण की प्रक्रिया सिस्टम जो भी प्रोसेस होते हैं किया जाता है तो वह एक कोशिका होती है। और वह कोशिका क्या होती है, तो मान लीजिए 18 वर्ष से नीचे है तो कोशिका सही नहीं है, उसमें बहुत सारे मतलब कि वैज्ञानिक संशोधन से कह सकते हैं कि अभी परिपक्व नहीं हुआ है। क्लियर, यानी उसके उपचार के योग यानी उसके काबिलियत नहीं हुआ है। तो उसका एक उम्र होता है, एक सीमा होता है कि कभी अच्छा हो गया अब इसका उपयोग किया। जैसे कहने का मतलब कि कोई आम का पौधा है, अब उसको बोते हैं, अब बड़ा होता है तो कहते हैं ना कि अब बड़ा हो गया है, अब ये फल धरेगा। ये हो रहा है, अब फल धरेगा। तो जब फल धरने की प्रक्रिया आई, जब सिस्टम आया, समय आया, तो उसी अवस्था को तो परिपक्व बोलते हैं। और कौन सा बोलते हैं, जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर हुआ। अब आम है, बड़ा हुआ, फलेगा, गुठली निकलेगी, फिर वो क्या करेगा, फिर जमेगा, फिर वो भी बड़ा होगा, फिर आम फलेगा, फिर उसकी भी गुठली निकलेगी, निकलता है ना, तो नई जाति का निर्माण करता रहता है। इसी को तो बोलते हैं युग्मक। युग्मक के प्रकार, नर युग्मक, मादा युग्मक, दो प्रकार के मादा होते हैं युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, जो हम लोग हैं। मादा युग्मक क्या है, हमारी मम्मी है। क्लियर, पापा हमारे नर हो गए, मम्मी हमारी मादा हो गई। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। आगे चलते हैं। संकरण क्या है, संकरण युग्मक दोनों सेम ही बात है भाई, अलग अलग मत जाना, सेम एक ही है। जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इसे इस क्रिया को संकरण कहते हैं। बताओ, निषेचन और संकरण में कहाँ अंतर है, युग्मक में कहाँ अंतर है, बताओ, कोई दिक्कत हुआ नहीं। संकरण से प्राप्त होने वाले संतानों को संकर कहते हैं। क्लियर। एक संकर संकरण, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्लियर हुआ। एक संकर में एक संकर संकरण, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। क्लियर हुआ। बताइए आप कैसे समझाने वाली चीज़ें हैं। आगे चलें। द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ। जब दो जोड़ी का मतलब दो, एक जोड़ी का मतलब दो लोग, दो जोड़ी का मतलब चार लोग। क्लियर हुआ। दो जोड़ी अलग अलग यानी दो दो का लोग ले लो, चार लोग हो गया ना दो जोड़ी में, तो दो दो लोग एक साथ उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है यानी युग्मक प्रक्रिया कराई जाती है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। चलिए, मान लो दो जोड़ी यानी दो दो चार लोग हुए और चार लोगों को दो दो लोगों में बांट दो। क्लियर हुआ। अब इनको आपस में दो दो लोगों को संकरण कराया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, नहीं समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। मान लो दो जोड़ी की बात कह रहा है, 1 2 3 4। क्लियर हुआ। अब अलग अलग संकरण करा दो इनकी। हो रहा है, इनके इनसे संकरण करा दो, इनके इनसे संकरण करा दो। क्लियर। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं द्विसंकरण। कभी भी नहीं आया। 1 2 3 4। अब इसमें देख लो, 1 को 2 से करा दो, 3 को 4 से करा दो, एक बार 2 से 3 से करा दो, एक बार 1 से 4 में करा दो। बताओ, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। इसी को तो बोलते हैं कि संकरण, द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्लियर हुआ। मैं इसको डिलीट कर दूँ थोड़ा सा। अगला है परीक्षण संकरण। जब प्रथम पीढ़ी यानी F1 से प्रथम पीढ़ी की बात आएगी तो F1 से, द्वितीय पीढ़ी की बात आएगी तो F2 से, तृतीय पीढ़ी की बात आएगी तो F3 से। तो जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अर्थात क्या आपने समझा, जब प्रथम पीढ़ी यानी पहले पीढ़ी से संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। यानी दूसरे पीढ़ी, मान लो एक पीढ़ी से जन्मा है एक व्यक्ति और दूसरे पीढ़ी से जन्मा हुआ व्यक्ति के साथ जब परीक्षण कराया जाता है, आपस में संयोजन की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसमें उसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं।
क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण में देख लेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टी क्या होता है, डबल कैपिटल टी बड़े पौधे, डबल स्मॉल टी छोटे पौधे। तो जब हम संकर संतान यानी प्रभावी संतानजनक को आपस में गुणांक कराएंगे यानी इसको क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो कैसा होगा यह नए जाति का निर्माण कराएगा। तो 100% पहले वाले पीढ़ी जो होगा बड़ा होगा तो वह बड़ा ही होगा। पहला वाला पीढ़ी आपका लंबा है यानी लंबा पौधा है, और दूसरा वाला पीढ़ी क्या है, छोटा पौधा है। आपस में संकरण की क्रिया होगी तो लंबा होगा 100%। ये अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। संकर पूर्वज संकरण। अब संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, यानी संकर के पहले जो संकरण होता है उसमें क्या क्या होती है पढ़ते हैं। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, जब प्रथम पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से प्राप्त संकर, जब संकर की योजना की बात की जाती है कि एक पीढ़ी से प्राप्त नए जाति से उसके साथ संकरण कराया जाता है, तो संतानों का संकरण, अब उन पहले पीढ़ी की बात हो गई, दूसरी पीढ़ी चल रही है, दूसरी पीढ़ी के जो संतान है वह संकरण करते हैं, उनके जनक के साथ कराया जाता है। अब वह पीढ़ी यानी दूसरी वाली जो पीढ़ी है, जो संतान उत्पन्न हो रहा है, उसी के साथ दूसरे किसी से संकरण कराया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को संकर पूर्व संकरण कहलाता है। यानी मान लीजिए एक वृद्ध और एक युवा। क्लियर हुआ। 16वां है टॉपिक, क्या है, प्रभावी लक्षण। ये सब टॉपिक है आपके लिए, सब इम्पोर्टेंट है भाई। मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि बाद में भी दिखाऊंगा कि टॉपिक पूछा है कि नहीं पूछा है। ये पूछा भी है ये टॉपिक, और यह एग्जामिनर द्वारा दिया गया टॉपिक है जो 23-24 का सिलेबस दिया है उसमें है। आप लोग जाकर के यूपीएमएसपी पे जाकर लोड कर लीजिए, वेबसाइट है, और देखिए सिलेबस क्या दे रहा है। 23-24 का टोटल दे रहा है। प्रभावी लक्षण क्या है, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर हुआ। जब एक जोड़ी उपलक्षणों यानी एक जोड़ी हो यानी दो लोग हो, उनमें अलग अलग लक्षण हो, उनके बीच जब निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे लंबापन, पीली बीज, लंबा होगा लेकिन पीला बीज होगा। क्लियर हो रहा है। यानी दो लोग हैं, निषेचन की क्रिया कराई जाती है। क्लियर हुआ। जैसे आपके मम्मी पापा है, आप लोग जन्म लिए हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी उसी जो पीढ़ी है उसी में से लक्षण आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पिताजी का लक्षण है, आप ऐसा करते हो, ये आपके मम्मी का लक्षण है, आप ऐसा करते हो, तो उसी को तो प्रभाविता का लक्षण कहते हैं या प्रभावी का लक्षण कहते हैं। दिक्कत कोई को, किसी को चले, कोई दिक्कत नहीं कोई को। अप्रभावी लक्षण कैसे बोलते हैं, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए कि दो लोग हैं, उसमें अब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, नई जाति का निर्माण होगा, तो प्रथम पीढ़ी की अगर ये मान लीजिए कि बौना है और एक बड़ा है, तो पहले वाला पीढ़ी बौना है, दूसरे वाले पीढ़ी क्या है, बड़ा है, तो पहले वाले पीढ़ी का वो जरूरी नहीं है कि दिखाई देगा। इसमें बता रहा है कि दिखाई ना देने वाले लक्षणों को अप्रभाविता यानी दिखाई नहीं देगा। मान लो बड़ा है तो बड़ा ही होगा। यानी कहने मतलब कि हमारे पिताजी अच्छे भाली स्वस्थ यानी लड़ाकू हैं, लड़ते हैं, तो उनका पुत्र भी लड़ाकू होगा? नहीं, वो भी पहलवान नहीं होगा। हमारे पिताजी पहलवान नहीं थे तो हम भी कोई जरूरी थोड़ी है कि हम भी पहलवान नहीं होंगे, हम भी पहलवान हो सकते हैं। या हम भी, हमारे पिताजी सरकारी नौकरी नहीं करते तो हम नहीं करेंगे, एक थोड़ी बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इन्होंने बताया उदाहरण के माध्यम से कि बौनापन जो होगा यानी छोटा जो पौधा होगा उसका बीज कैसा होगा, हरा बीज होगा। क्लियर। अब चलते हैं मेंडलवाद। थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुकिए। तो मेंडलवाद जन्म कब हुआ था, जन्म इनका, तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया देश के बून शहर में हुआ था। जो इनका परिवार किस परिवार से थे, तो माली परिवार से संबंधित है। बताओ, माली परिवार से होकर के ये इतने बड़े पहुंच गए, इतने बड़े पद ले लिए, जिन्होंने
मटर पे इन्होंने संशोधन किया। तो क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? हम लोग जिस समाज से निकलते हैं उस समाज में क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारे अंदर आत्मा में छुपी हुई है, हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो पीछे है ना। अगर हम कुछ करें तभी तो होगा ना। जैसे पारदर्शी लगता है स्कूल में, लगता है ना आपके स्कूल में, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बना कर ले जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि आप जरूर बना कर लाइएगा। आप लोग कई लोग छुप जाते हैं, कितने लड़के बना कर ले जाते हैं। तो आप अपने हुनरता को दिखाइए, कुछ ना कुछ कीजिए, इससे भागिए नहीं, डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो तो हमसे सलाह लीजिए, हम बताएंगे आपको, आपके साथ हैं। आपको बता तो रहे हैं कि जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, आप खुद ही छोड़कर जाएंगे। चलते हैं। इन्होंने बताया पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है हमारा कि बड़े होने पर ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए। पादरी का मतलब पारदर्शक, देखभाल करने वाला, पुजेरी भी कह सकते हो। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किए। हमारे पास एक बुक है जिसमें 8 वर्षों तक दिए हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं 7 वर्ष है, कहीं कहीं 8 वर्ष है। क्लियर। मटर के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो पाइजम सेटिवम था। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्षों और उपलब्धियों को ब्रून शहर के नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी में प्रस्तावित किया। यानी जो अपनी प्रस्तावना थी उसे क्या किया, प्रस्तावित कर दिया। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। क्लियर। उसके बाद से क्या हुआ, जब मृत्यु हो गई तो 16 वर्ष बाद 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक आए और पुनः मेंडल के खोज किए। पुनः मेंडल के जो खोज प्रथा थी उस पर उन्होंने निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के नाम क्या क्या थे? तो हुगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वैन शेरमैक। क्लियर हुआ। 3 वैज्ञानिक थे। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत बताइएगा। चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में मेंडलवाद कहा। यानी संक्षेप में इन्होंने क्या किया, मेंडलवाद। तो मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि उस समय जितने भी मतलब कि पदार्थ का खोज हुआ, यहाँ तक माना गया कि जिसने जिस पदार्थ का खोज किया वो उसी के नाम से जाना जाता था, उसमें लिखित हो जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, जिन्होंने नामकरण अलग अलग कर दिया। जैसे मटर का प्रयोग, आनुवंशिकी का खोज किसने किया था? तो मेंडल साहब ने किए थे। क्लियर हुआ। अब मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण, अब क्यों उन्होंने मेंडल साहब ने मटर का ही पौधे लिए थे, और कुछ तो पौधा ले सकते थे ना। अब देखते हैं इसके बारे में। पहला है इनका पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चयन अनेक कारणों से किए। यानी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कारण से किए। मटर एक वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है, बिल्कुल, और हर साल प्रयोगों के परिमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अभी आप लोगों का नवंबर जब माह चलेगा तो इसमें मटर की बीज बुआई हो जाएगी, और कब काट लिया जाएगा? तो मार्च के मंथ में ये काट लिया जाता है। तो कितने माह हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 माह, यानी 6 माह मान सकते हैं। तो 6 माह यानी साल में 2 बार इन्होंने बोने का पूरा मतलब कि योजना बनाई, अपना बोए भी करते थे ये, और इन्होंने कई प्रकार से इसका निरीक्षण भी किए। अगला पॉइंट है, पौधे में ज़्यादा फल व फूल होते हैं। इन्होंने बताया, ये तो सत्य हम भी देखते हैं कि छोटे जैसे ढेंड़ी कहते हैं आप लोग, तो वही है, पत्तियाँ और फूल ज़्यादा पकड़ते हैं, फल फूल, जिसे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे छोटे जगह पर उगा सकते हैं। बिल्कुल सही। आप गमले में भी रख दीजिए एक मटर के बीज को, वहाँ पर भी उग जाएगा। अगला पॉइंट दिया, मटर के फूल द्विलिंगीय होते हैं। बिल्कुल सही है। वो आपस में ये भी मैं बताया हूँ, गुलाब के पौधे वाला बिल्कुल सेम वही चीज़ है, द्विलिंगीय होते हैं। स्त्री और पुरुष एक ही में मिले होते हैं, जिसके संलग्न की प्रक्रिया द्वारा वो फूल पकड़ते हैं, फूल से वो क्या पकड़ते हैं, तो बीज निकलते हैं, फल पकड़ते हैं। इस कारण ये
स्वपरागणी होते हैं। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है, इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं यानी विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें नहीं होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें होते हैं, यानी निषेचन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती रहती है। कुछ बाजपन वाले भी पौधे मिल जाते हैं, आप लोग को देखते हैं, जैसे पपीता है। कई कहता है ना कि फटता नहीं, तो कहते हैं कि बाजपन हो गया ना, तो उसमें नर और मादा नहीं होता, या तो मादा ही हो जाएगा, नहीं तो नर ही हो जाता है। और जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं उसमें क्या होता है, पहले वो फूल पकड़ेगा, फिर उसमें फल पकड़ेंगे। क्लियर हुआ। मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से करा सकते हैं। कृत्रिम विधि आप लोग कृषि में जरूर पढ़े होंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्सी लक्षण हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लक्षण कौन कौन से हैं। जिनकी तने की ऊंचाई हो वह लंबे कहलाएंगे, और जो छोटे होंगे उसे बौने कहेंगे। अब लंबे पौधे का पुष्प का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा, अब बौने वाले का सफ़ेद होगा। बीज कैसा होगा, लंबे वाले का गोल होगा और बौने वाले का झुर्रीदार होगा। क्लियर। फल की आकृति कैसी होगी, तो फूली होगी और बौने वाले की चिपकी होगी। फल का रंग कैसा होगा, फली का रंग, तो बड़े वाले का हरे होगा और बौने वाले का पीले होगा। पुष्प की स्थिति कैसी होगी, तो यह कच्छी होगी, यानी ये कच्छा में फरती हैं, फुला जाती हैं। और ये क्या होती हैं, दूसरा अकच्छीय होती है, यानी बौने का पुष्प कैसा होता है, अकच्छीय होता है। अच्छीय बोल सकते हो, अकच्छीय बोल सकते हो। क्लियर। अगला है 7वां, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कैसे होती है, तो पीले हरे, यानी पीले किसका होगा, लंबे का होगा, हरा किसका होगा, बौने का होगा। क्लियर। अब चलते हैं मेंडल की सफलता के कारण क्या किया उन्होंने कि सफल प्राप्त हुए, कैसे देखते हैं, वैसे हम भी करेंगे। मेंडल ने मटर के पौधे की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, यानी एक पीढ़ी तक नहीं, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। पहला हो गया, उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। बिल्कुल आप लोगों की तरह नहीं कि चलो खेल लेते हैं, कल दूसरा कोई कर लेंगे, परसों तीसरा कोई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक ही पौधे पर कई बार क्या किया, प्रयोग किया, ध्यान दिया। तीसरा है इनका, मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा। जैसे हर कोई रखता है। मैं एक बात बताता हूँ कि अगर जे घर पे अगर जे कोई पढ़ने लिखने वाला आदमी हो तो उसके यहाँ देखिएगा, या आप लोग मूवी में देखते हैं कि एक एक बात को लेकर डायरी में नोट करता रहता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी समय के अनुसार जो भी प्रक्रियाएं की हुई हैं, उन्होंने किस क्षण क्या किया है, उन सभी वातावरण यानी स्थिति का उसमें लेखा जोखा रखेगा, नोट करेगा। क्यों, क्योंकि आने वाला समय कभी भी यानी आने वाला वंश जो होगा वो पढ़ेगा डायरी, तो अपने आप को खाली नहीं समझेगा, सोचेगा कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी ये किए हैं तो हमें क्यों ना इनसे आगे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने समय को नष्ट ना करें, उपयोग करें, समय को खाली ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। जहाँ आपके पास 10 मिनट भी समय बचा, आप तुरंत कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए, ना हो वीडियो निकालिए, आप मेरा देखना शुरू कर दीजिए। क्लियर। चलिए अगला क्या है, मेंडल के नियम का आनुवंशिकता के नियम। अब बताइए, अभी मैं बताया हूँ कि आनुवंशिकता का नियम क्या कहलाता है, मेंडल साहब ने क्या क्या बताया है। चलिए देखते हैं। आनुवंशिकता यानी वंश के अनुसार चलने वाला नियम। क्लियर हुआ। मेंडल के नियम वही है, आनुवंशिकता के नियम वही है। मेंडल का नियम बोलिए या आनुवंशिकता के नियम बोलिए, दोनों सेम है। क्लियर हुआ। एक मिनट थोड़ा मैं पारी। क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें। इन्होंने 3 नियम दिए हैं। मेंडल साहब ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिया। थोड़ा मेरा ये वो जुबान है थोड़ा पड़ा रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इस पर, आप लोग अपने पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आनुवंशिकता यानी वंश के अनुसार चलने वाले क्या क्या नियम है, इन्होंने 3 दिया। पहला क्या है, प्रभाविता का नियम। जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक शुद्ध लंबा पौधा हो मटर का और एक शुद्ध बौना पौधा हो, अगर दोनों को संकरण कराएंगे तो उसमें कौन सा मिलेगा, तो शुद्ध कौन मिलेगा, लंबा पौधा 100% आपको मिलेगा। देख लीजिए ये संकरण कराया गया है। क्लियर। किसी को दिक्कत, ये शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है,
संकरण कराया गया आपस में, क्या मिला है? 100% लंबा मिला हुआ है, शुद्ध लंबा मिला हुआ है। किसी को दिक्कत बताएंगे? चलिए आगे चलते हैं। किसके अनुपात में है? तो 1:2:1 के अनुपात में है। कौन सा? जीनोटाइप रेशियो। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? ये किसका रेशियो है भाई? पृथक्करण का नियम। किसका? वंशागति के नियम का। क्लियर हुआ? इसमें फिनोटाइप ए आपका बहुविकल्पी में आता है कि पृथक्करण के फिनोटाइप रेशियो कितना होता है? तो 1:3 होता है। जीनोटाइप रेशियो कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। क्लियर? आगे चला। चलिए इसे मैं थोड़ा सा रबड़ से उठा दूं, डिस्टर्ब कर रहा है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन का नियम क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्लियर भी कर लेंगे हम यहाँ पे। जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। जैसे दो जोड़ी यानी 4 लोग, 1 2 3 4। क्लियर? अब हमने 1 2 को 1 में कराया संकरण, 3 और 4 को 1 में कराया, फिर हमने 4 और 1 को 1 में करा दिया, फिर हमने 2 और 3 को 1 में करा दिया। यानी इन्होंने ये बताया कि जितना भी संकरण कराएंगे, जो भी दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों से संकरण कराएंगे तो दोनों में क्या होगा? स्वरूप का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। क्लियर हुआ? यानी पूर्ण रूप से मिलेगा आपको। अर्थात एक लक्षण ही की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। मान लीजिए एक, ऐसे मैंने बताया अभी, ये किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो आपस में समान ही रहेंगे। क्लियर? इसमें चलते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कौन सा नियम? जो दिया गया है स्वतंत्रता का। क्लियर? देखिए गोल और पीला। क्लियर? गोल को कैपिटल आर से, कैपिटल आर से, और पीले वाले जो गोल हैं दाने उनको कैपिटल आर से, लेकिन पीली आकार में रंग में है तो कैपिटल वाई से। यही झुर्रीदार, झुर्रीदार किसे बोलते हैं? जैसे आप लोग देखेंगे आजकल मक्के का पौधा, उसमें नीचे ऐसे बना होता है, धरती के समीप रहता है, इसमें झुर्री लगा होता है, इसको झुर्रीदार बोलते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से मटर के पौधे में होता है झुर्रीदार। क्लियर हुआ? तो जब संकरण कराया जाता है तो क्या होता है? तो वह एक रूप में अपना कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही उपस्थित होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्राप्त किया। और इसमें झुर्रीदार द्वारा हमने संकरण कराया आपस में, तो क्या प्राप्त हुए? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई को स्मॉल आर और स्मॉल वाई में संकरण कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ बाबू? तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इसका संकरण कराया तो अलग अलग भागों में टूट गया ये। कैपिटल आर तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर तो स्मॉल वाई, ये अलग अलग भागों में टूट गया। क्लियर हुआ? किसी की दिक्कत? इसी प्रकार से हमारा दूसरा संकरण भी कराया गया, तीसरी अवस्था में टूट गया। किसी की दिक्कत? उसी रेशियो को हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के द्वारा द्विसंकर संकरण पर क्या कहेंगे? फिनोटाइप रेशियो। क्या होगा? 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 होगा। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1 संबंध 2 संबंध 1 संबंध 2 संबंध 4 संबंध 2 संबंध 1 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात होगा या रेशियो में होगा। क्लियर? आगे चलें। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेंडलवाद के विचलन, ये क्या है? विचलन प्रक्रिया क्या होती है देख लेते हैं। सभी जीवों की वंशागति मेंडल के अनुसार नहीं होती है। क्लियर हुआ? यानी जितने भी जीव हैं उसमें से कुछ तो मेंडल के अनुसार है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो मेंडल के अनुसार नहीं है।
परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हुआ। इस प्रकार की वंशागति को नॉन मेंडेलियम कहते हैं या नॉन मेंडेलियम वंशागति कहते हैं। उदाहरण में जैसे देख लेंगे, पहला हमारा है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा है पूर्ण प्रभाविता, यही हमको मिलेगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे में की थी। क्लियर हुआ। गुलाबास एक पौधे का नाम है, उसमें की थी। गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम मिराबिलियस जलापा है। ये जल में उगने वाला पौधा है। क्लियर हुआ। जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यदि लाल पुष्प हो और सफ़ेद पुष्प हो, यदि दोनों को आपस में संकरण कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है बाबू, देखेंगे तो हमें 100% लाल पुष्प यानी गुलाबी पुष्प उत्पन्न होगा। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत। इसी प्रकार से कि यदि हम गुलाबी पुष्प को संकरण कराते हैं आपस में तो वह किस रेशियो में पहुंच जाता है, तो फिनोटाइप रेशियो में 1:2:1 के रेशियो में पहुंच जाता है। क्लियर। तथा दूसरा जीनोटाइप रेशियो में 1:2:1 के अनुपात में पहुंच जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल। चलते हैं आगे। यदि ना तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, वहाँ पर भी आकर आप लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं। सहप्रभाविता, ये क्या होता है? जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर। जब दोनों उपलक्षणों यानी उपलक्षण मतलब क्या कि दो पौधे का लक्षण जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित करते हैं, यानी साथ साथ दिखाते हैं कि हम लोग दोनों एक ही जीन्स से उत्पन्न हुए हैं, एक ही पौधे से उत्पन्न हुए हैं, तो इसे यहाँ सहप्रभाविता कहते हैं। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत। आगे चलते हैं। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। गुणसूत्रीय का मैं दिखाया था आप लोगों को। क्लियर। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। कोशिकाओं के केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बार्डियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। क्लियर हुआ। दूसरा है पॉइंट हमारा कि सटन और बोबेरी ने सन 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार आनुवंशिक गुणों की इकाइयाँ जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सटन और बोबेरी ने सन 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया यानी स्थापित किया और उन्होंने बताया कि आनुवंशिक का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत होता है वह आनुवंशिक गुणों के इकाइयाँ जो होती हैं वह जीन द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। मैंने पीछे बताया था कि जीन जो होता है जो हमारे दादाजी में था वही हमारे पिताजी में जीन उपस्थित वही हम में उपस्थित है। ये XY वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए X स्त्री हो गई और XY पुरुष हो गए। अब इसमें से मान लीजिए कि 46 जोड़ी होते हैं। अब इसमें से 23 जोड़ी हमने निकाल दिया, सपोज डैट, और 23 जोड़ी इसमें से निकाल दिया हमने। अब कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 46 हो जाएंगे। पुनः ये कितना हो जाएंगे, 46। क्लियर हुआ। तो दो जोड़ी गुणसूत्रों में सिद्धांत के अनुसार यह 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जिसमें से XX नर के लिए और XX मादा के लिए और XY नर के लिए। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा हटा लूँ मैं। सन 1909 ईस्वी में जॉनसन ने कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। सन 1933 में टी.एच. मॉर्गन ने सटन और बोबरी का समर्थन किया। उन्होंने यह बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होता है। क्लियर। मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज से आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर बल दिया। यानी फिर से दोबारा उन लोगों ने खोज किया तो फिर से उस पर दबाव दिया, बल दिया कि क्या क्या इस सिद्धांत का मुख्य बातें निम्न है। कौन कौन से बातें हैं? तो गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। यानी जो गुणसूत्र होता है वह बताया जा रहा है कि जो गुणसूत्र होता है वह द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल सही, ऐसे हमने बताया था आप लोगों को कि एक गुणसूत्री है। अब यह एक धागे के अनुसार होता है, इसमें दो उपस्थित होते हैं। क्लियर। जो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। देखिए दूसरा क्या बताया उन्होंने, गुणसूत्रीय एवं जीन युग्मों के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि टूट जाते हैं अलग अलग भागों में, वही है। आगे सहलगनता क्या है? सहलगनता जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं तो लेकिन स्वतंत्र अभिवन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशागति होते हैं, इसे सहलगनता कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वह अपने वंश से क्या जीन जो अपने वंश से कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं, वही तो अनुवांशिकता का नियम कहलाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में चलने वाले जो जीन होते हैं उसी जीन की प्रक्रिया से हम लोग कह सकते हैं कि वंशागति है। मान लीजिए हमने खो गया, हमारे पिताजी दादाजी हैं, तो हमको कैसे मालूम करेंगे? तो जीन के माध्यम से हम क्या करेंगे? जान जाएंगे कि हाँ ये हमारे घर का लड़का है, हमारे घर का पोता है, नाती है, जो भी है। तो यह संगणन की प्रक्रिया द्वारा होती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मैं बता दूं कि XX जो लड़की होती है या XY लड़का होता है, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। क्लियर हुआ? मधुमक्खी में जो डाबलू होता है इसका मतलब वो क्या है? मादा है, और जेड का मतलब नर है। क्लियर। तो नर में कितना मिलता है आपका? 16 गुणसूत्र मिलते हैं, और मादा में कितना मिलता है? 32 गुणसूत्र मिलते हैं। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? नोट कर लेंगे ये चीज़ें, ये पूछ लेता है कोई, मतलब कि टीचर ही पूछ लेते हैं, कोई आम आदमी पूछ सकता है इस चीज़ को। डब्लू का मतलब मादा, जेड का मतलब नर, किसका? मधुमक्खी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। लिंग निर्धारण। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। लिंग गुणसूत्रों के कारण जीवों में लिंग निर्धारण होना लिंग निर्धारण कहलाता है। यानी लिंग गुणसूत्रों के कारण, यानी लिंग जो गुणसूत्र के कारण जो उपस्थित होते हैं, जो जीव में लिंग होते हैं, उसी को तो बोलते हैं हम लिंग निर्धारण। अब परिवर्तन क्या है? अब परिवर्तन आप देखे होंगे, मान लीजिए आप में एक बाइक एक परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या है थोड़ा देखेंगे। शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? शरीर के अंदर अचानक से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को, एक लक्षण उत्पन्न हो गया, मान लीजिए कि कौन सा लक्षण? मान लीजिए कि आपके पिताजी कभी लड़े नहीं हैं, पहलवानी के बारे में जानते नहीं है, और लड़ाई हो रही है, वहाँ पे आप बैठे हैं, दो लोग में कुश्ती हो रही है, आप में एक जिज्ञासा उठा और कहे कि मैं लड़ूंगा, है ना? तो क्या हो गया? आपके लक्षण वहाँ पे परिवर्तन होते हैं, तो इसी को तो परिवर्तनशील को बोलते हैं। शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं। पहलवान, बिल्कुल वही मैं एग्जाम्पल दिया। यह क्रिया डीएनए तथा जीन के होने वाले रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती है, यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही होती है। क्लियर हुआ? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्लियर? पहला पढ़ते हैं हम।
पहला क्या है हमारा, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होता है उसे संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होता है यानी बदलाव होता है, एक बाई की एक चेंजिंग आ जाती है, उसे हम संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। जब गुणसूत्र के एक सेट में कमी आ जाती है तो इसे अगुणित कहते हैं, यानी कमी हो गई तो अगुणित कहेंगे, अगर वृद्धि हो गई तो उत्परिवर्तन कहेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ, इसी का परिभाषा है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। बी, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी इस परिवर्तन के कारण जीन की मृत्यु भी हो जाती है। कौन में कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन, यानी संरचना कर रहा है, नए सिरे का उत्पन्न कर रहा है, तो नए जाति के उत्पन्न के लिए गुणसूत्र की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो कभी कभी मृत्यु हो जाती है, कब, वो नए जाति के निर्माण करते समय। क्लियर हो रहा है, तो इसी को संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन क्या है, डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, डीएनए आरएनए डाई न्यूक्लिक एसिड तथा राइबो न्यूक्लिक एसिड की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिस्थापन, इसमें डीएनए श्रृंखला से एक या अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाता है, इसे प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो डीएनए श्रृंखला से है, डीएनए की श्रृंखला होती है, उसमें क्या होती है, अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाते हैं, यानी डीएनए की मात्रा बदल जाती है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी एक वस्तु था, अब वो हट के दूसरा वस्तु बैठ गया, यानी रहने लगा वहाँ पे, अपना कार्य संभालने लगा, तो उसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं ना। तो इसी है कि डीएनए श्रृंखला में एक या अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाता है। क्लियर हुआ, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। बी, विलोपन, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हुआ, क्षार कठोरीय, और क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होता है, जैसे ब्लड। क्लियर, क्लियर, क्षारीय। सी, निवेशन, निवेशन क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ, यानी एक से अधिक क्षार जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, किसी को दिक्कत। अगला है सकल उत्परिवर्तन, ऐसे जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक क्षारक भाग लेते हैं उसे सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, सकल का मतलब कैसे कह सकते हो कि जिसमें एक से अधिक क्षारक भाग लें, ब्लड है एक प्रकार के, क्षारीय अवस्था में मिल जाता है हमको, तो यह एक से अधिक भागों में क्या करता है, भाग लेता है, एक से अधिक अवस्था में भाग लेता है, उसी को तो सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। अब फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमारे ख्याल से पिछला साल पूछा था। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ख्याल से लास्ट टॉपिक है का, नहीं अभी है, अभी है हमारे पास टॉपिक है, थोड़ा सी इसको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं, लेकिन हटाए गए न्यूक्लियोटाइड पुराने वाले अमीनो एसिड को ही कोडेड करते हैं, यानी पुराने वाले सिस्टम पे चलते हैं। हम चाहें जितना भी इसमें परिवर्तन कर लें, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में चाहे हम जितना भी परिवर्तन कर लें, वह पुराने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की प्रक्रिया है, जिसके लक्षण में उत्परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। मान लीजिए कि XX लड़की हो गई,
एक्स वाई लड़का हो गया। क्लियर। अगर जो इसमें से एक एक्स को हटा करके यहाँ पर अगर एक एक्स ला दें तो यह पुरुष हो गया। पुरुष है लेकिन इसमें क्या है, मादा के लक्षण उत्पन्न है, जिसे उभयलिंग कहते हैं। इसमें निषेचन करने की प्रक्रिया मतलब सक्षम नहीं रहेगी। क्लियर। यानी उभयलिंगी के रूप में सम्मिलित होते हैं। इसी को तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। और क्या है। क्लियर। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है उत्परिवर्तन की विशेषताएं। उत्परिवर्तन की विशेषताएं क्या है बाबू। पहला इसमें है 1-2, जीवों में अचानक उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए अभी मैं बताया हूँ कि अचानक से एक परिवर्तनशील हो जाता है व्यक्ति। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये किसी भी दिशा की ओर जा सकते हैं। तीसरा है इसमें का उत्परिवर्तन द्वारा नए गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे नई जाति का विकास होता है। बिल्कुल सही। मैंने बताया कि आपके पिताजी लड़ाकू नहीं थे, आप बैठे हैं समाज में, वहाँ पे क्या हो रहा है, कुश्ती हो रही है, आप एक बैग उठ कर बोलने लगे कि मैं लड़ूंगा, तो क्या होगा, उससे नए जाति का जो निर्माण होगा उसमें भी परिवर्तन विकसित होगा। क्लियर। चौथा क्या है, जो उत्परिवर्तन जनन की प्रक्रियाएं हैं इसमें। एक मिनट रुकिए, मेरा ये वीडियो कहाँ चला गया। हाँ यहाँ पर आ गया, चला जा रहा है। उत्परिवर्तन जनन कोशिकाएं में उत्पन्न होते हैं, वही वंशागत होते हैं। क्लियर। अगला है लिंग सहलगन लक्षण व लिंग सहलगन वंशागति। यानी लिंग सहलगन लक्षण यानी लिंग के अनुसार किया गया लक्षण परीक्षण, लिंग सहलगन वंशागति यानी उसी लिंग के अनुसार चलने वाला क्या, वंश। यानी मान लीजिए मैंने बताया कि लड़का है तो आपके यहाँ केवल लड़के लड़के हों, लड़कियां हैं तो केवल लड़के लड़कियां हों, तो इसका यही क्या है, ये वंशागति है। क्लियर। देखते हैं आगे। एक मिनट, इसको डिलीट कर दूं मैं, दिक्कत कर रहा है मेरे को। जब मेरे को दिक्कत करेगा तो आप लोगों को भी दिक्कत करेगा। चलिए देखते हैं आगे। ये चीज़ आप लोगों को एक्स लिंक के बारे में बता रहा हूँ आपको। लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। क्लियर। लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब कि कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त, यानी जो उसका लक्षण है उसी के अनुसार कभी कभी उससे भी अतिरिक्त लक्षण जीन वाले उपस्थित हो जाते हैं। जैसे माता पिता वाला ही मैं बताया कि पहलवान नहीं करते हैं, आप पहलवान हो गए, तो उसमें का लिंग जो लक्षण है, यानी मान लीजिए स्त्री है तो अपना रूप दिखाने लगी, पुरुष है तो अपना बलवान अपने तरीका अपना स्वभाव दिखाने लगा। तो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं, तो इन्हें हम लिंग सहलगन लक्षण वाले जीन कहते हैं तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को लिंग सहलगन लक्षण कहते हैं तथा इन लक्षणों की संतानों में जाने को हम लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं, यानी वंश के साथ चलने वाला वंशागति कहते हैं। ये लिंग सहलगन लक्षण संतानों में रोग के रूप में प्रदर्शित होता है और यह प्रायः एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। अभी मैं बताया हूँ कि अगर जे एक्स है गुणसूत्र, देखिए अगर ये एक्स गुणसूत्र है, एक एक्स वाई गुणसूत्र है, अगर इसमें से एक एक्स चला आएगा इसमें एक्स वाई में, तो क्या हो गया, नर और मादा दोनों के संलयन की प्रक्रिया द्वारा नपुंसक व्यक्ति का निर्माण होगा। क्लियर।
तो उसमें एक्स का बहुत ही लिंग महत्वपूर्ण स्थिति है, यानी गुणसूत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि यह निषेचन क्रिया के समय वो स्वाभाविक प्रोसेस होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इसको कि कैसे होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा फोटो के माध्यम से आपको, घबराए नहीं। आगे वर्धानता क्या है? लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर पाना वर्धानता, यानी लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर पाना वर्धानता कहलाता है। ये बात आप लोगों को भी समझ में आती है। किसी किसी पुरुष देखिएगा तो बताता है कि लाल और हरा में पहचान नहीं पाता हूँ। इसका मतलब क्या कि उसके अंदर वर्णाधता की कमी है, यानी कलर्स ब्लाइंडनेस कहते हैं उसके, यानी रंग रूप को पहचान करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, तो इसको वर्णाधता कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे प्रोटॉन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष, क्लियर, या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें वर्धनता। ये पूछता भी है आप लोगों से, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, आईएमपी कर लेते हैं इसको। आईएमपी ये बहुत बार मतलब कि पूछा है। वर्धानता जिसमें हम लोग पढ़ते थे इसके बारे में पूछा था, वर्धानता क्या है? तो लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्धानता कहलाता है। क्लियर हुआ? स्पष्ट? इसमें प्रोटॉन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, मैं थोड़ा सा पूरी तरह से थक गया हूँ भाई। चलिए लाइट चल रहा है, मैं देख लूँ। हीमोफीलिया क्या है? यह रोग सर्वप्रथम यूरोप के महारानी विक्टोरिया को हुआ था, जो एक रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोग व्यक्ति को चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने वाला प्रोटीन 8 एवं 9 प्रायः जीन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित होते हैं। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसे रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। यानी हीमोफीलिया, यानी मान लीजिए चोट लग गया, वहाँ पे क्या होता है? ब्लड जम जाता है और वो काले रूप ले लेता है, अपना रूप बदल लेता है। ये किस में होता है? तो यह ज़्यादातर पुरुषों में होता है। इसमें रक्तस्राव भी रुक जाते हैं, वो लाल हो जाएगा, दर्द करने लगता है, रात को देखते हैं कि बहुत तेज टपकता है। इसका मतलब क्या कि हमारे ब्लड सर्कुलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, जिसके चलते वो बहुत दर्द करता है। क्लियर? मनुष्य में मेंडली विकार क्या है देख लेते हैं। वे विकार रोग जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मेंडलीय विकार कहते हैं, जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, वर्णाधता इत्यादि। अब थैलीसीमिया क्या है? यह रक्त संबंधी दोष युक्त रोग है, यानी ये कैसा है? रक्त की कमी या बेसी के कारण होता है, देख लेंगे। इसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और शरीर दुर्बल होता जाता है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का जीवन काल 120 दिन का होता है, पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आरबीसी का जीवन काल केवल 20 दिन का होता है। क्लियर? ये पहले आप लोग को तीसरे कि दूसरे लेसन में है ब्लड का टोटल, मैं उसमें पूर्ण करूंगा आपको। यहाँ पर थोड़ा आप लोग बस इसको ध्यान देंगे कि थैलीसीमिया क्या है। यह रक्त संबंधी दोष युक्त होता है, यानी रक्त की समस्या के कारण होता है। कमी हो जाएगी तो उसमें कौन सा प्रकार की कमी आती है, कौन सा रोग पकड़ता है? तो थैलीसीमिया जो रोग है वह रक्त की कमी से होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में दुर्बल हो जाता है और हमेशा किसी ना किसी रोग से व्यक्ति क्या रहता है? ग्रसित रहता है। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये पूछा हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आरबीसी का जीवन काल केवल 20 दिन का होता है। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार अब क्या है? अर्धसूत्रीय विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कुछ कम या अधिक हो जाते हैं, जिससे होने वाले संतान में यह एक रोग के रूप में उत्पन्न होता है, जिसे हम गुणसूत्रीय विकार या सिंड्रोम कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से सिंड्रोम है इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
डाउन सिंड्रोम, जब 21 जोड़ी गुणसूत्रों जब 21 जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं तो क्या होता है, इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब 21 जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए, मान लीजिए 21 है, इसमें 2 के बजाय 3 हो जाए यानी 24 हो जाए, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें 47 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। कितने डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 47 पाए जाते हैं। इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। ये जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, यह इनकी लाइफ सीमा भी चलती है। और कुल डाउन सिंड्रोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इनकी उम्र अवस्था क्या है? तो 16 से 17 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या लक्षण है? तो इनके लक्षण में यानी 16-17 की अवस्था पहुँचते पहुँचते व्यक्ति का कैसा कैसा हाल होता है? तो गर्दन मोटी हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। क्लियर हो रहा है? और टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह XX या XY एक X हो जाता है तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यह एकल सूत्री अर्थात मोनोसोमिक होती है। इसमें गुणसूत्र 45 होते हैं। इनका स्तन चपटा होता है, अंडाशय अनुपस्थित होते हैं, मासिक धर्म नहीं होता है, अर्थात बाजपन की प्रक्रिया कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? बाजपन की अवस्था होती है। कोई लड़की है XX, लड़का है XY, इसमें से अगर ये एक X बाहर निकल जाता है और आकर के पुरुष में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? उनका जो शारीरिक ढांचा है उसमें तो चेंजिंग आ जाएंगे। उभयलिंग वाले व्यक्ति जो बधाई देने आ जाते हैं, देखिएगा उनको, तो उनमें क्या होता है? शारीरिक ढांचा सब बनावट होता है, लेकिन उनमें क्या होता है? अंडाशय अनुपस्थित रहते हैं, उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें शुक्राणु कंडाणु जैसे प्रोसेस नहीं होते हैं, मासिक धर्म की जैसे प्रोसेस नहीं आता है। एक बार मैं बताता हूँ आपको कि मासिक धर्म से क्वेश्चन आया था। मैं जब 2012-13 में UPP का पेपर दे रहा था तो उसमें पूछा था कि मासिक धर्म कितने दिनों में होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 28 दिन, पूर्णतः 28 दिन का होता है। ये चलता रहता है प्रोसेस, 2 दिन 4 दिन घटता बढ़ता रहता है मासिक धर्म। क्लियर? तो इसमें यानी टर्नर सिंड्रोम में ये सब प्रोसेस नहीं होते। इसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो स्तन होता है, स्तन मतलब सीना, क्लियर, सीना जो छाती सीना होता है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको स्तन बोलते हैं। चपटा हो जाता है, अंडाशय अनुपस्थित रहता है, उनके अंदर क्या होता है? अंडाशय नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं होता है। क्लियर? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या है? जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाता है तो इसमें हम क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यानी 2 के बजाय 3 हो जाए, यानी पुरुष में एक जुड़ जाता है तो उसको फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, ये नर नपुंसक होते हैं, यानी इनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें नर जो नपुंसक होता है वह अंडाशय प्रक्रिया इनके सिस्टम नहीं हो पाते हैं। इनके अंदर हर सिस्टम होता है, लेकिन इनके अंदर क्या चीज़ नहीं होता है? शुक्राणु नहीं होते हैं। यानी वही उभयलिंगी वाली बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो टर्नर सिंड्रोम में जो बताया हूँ उससे थोड़ा सा हटकर है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। थोड़ा सा मेरा जुबान फंस रहा है इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। कि जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 XXY हो जाए, यानी पहले लड़का था अब उसमें एक और लड़की आ गई तो हो जाती है, तो उसमें क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। इनमें शुक्राणु क्या होते हैं? नहीं बनते हैं। ये नर नपुंसक होते हैं। इनमें निषेचन की प्रोसेस जो भी है क्रियाएं उसमें उपस्थित नहीं होती है। क्लियर? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं मुझे बताना था कि क्या चीज़ लास्ट में था हमारे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी जो बाकी रह गया था। ये देखिए मधुमक्खी वाली, मैं दिखा दूँ आपको। नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होता है, मादा में 32 गुणसूत्र होता है। इसको नोट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक। समसूत्री विभाजन में जब 16 गुण होते हैं, इसमें 32 होता है, 16 इसमें से आ जाएंगे। 2 भागों में टूटा है ना, देख लीजिए 16-16। मैं करके दिखा देता हूँ आपको दिक्कत नहीं जाने पड़ेगी।
ये 16 गुणसूत्र हो गए उपस्थित आपके पास। इसमें कितने हैं? 32 है, दो भागों में टूट गया, 16-16। अब यह 16 और ये 16 मिल करके अगला जो गुणसूत्र उत्पन्न करेगा वह मादा होगा। मादा में 32 होता है तो ये मादा होगा। लेकिन इसमें 16 जब ये बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा? नर मधुमक्खी का उत्पन्न करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला मैं इसे आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये मानव का गुणसूत्र प्रारूप क्या है? कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, माप, संरचना और विन्यास जातीय लक्षण होते हैं। यानी इनकी माप जो होती है, आकृति, माप, संरचना, संख्या जो होती है वह निश्चित होता है। एक जीव या जाति विशेष के सभी सदस्यों की सभी शरीर कोशिकाओं में समान गुणसूत्र का समुच्चय होता है, जिसे गुणसूत्र प्रारूप कहते हैं। स्वीडन के टीजो एवं लेवान ने सन 1956 में मनुष्य की कोशिका में 46 जोड़ी अर्थात 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र महिलाओं और पुरुषों में समान तथा अपने अपने गुणसूत्र के अनुसार पाए जाते हैं। XX वे नर के रूप में विकसित होते हैं तथा जिनमें Y गुणसूत्र उपस्थित नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं? तो XO होते हैं, XX YY मादा के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, कुछ लोग भी देखते हैं कि किनकी दाढ़ी भी होती है, किनकी दाढ़ी भी नहीं होती है, तो उस अवस्था के अनुसार आप लोग थोड़ा सा ले सकते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा, मैं थक गया हूँ पूरी तरीके से, मैं फिर भी कोशिश करके लास्ट टॉपिक में बता रहा हूँ। ये है पुरुष, देख लीजिए पुरुष, इसमें 44 जोड़ी हैं, 44 गुणसूत्र हैं। ये स्त्री हैं, इनमें 44 गुणसूत्र हैं। अब इनको तोड़ दिया गया है दो भागों में, 22-22, जिसमें इसको भी तोड़ दिया गया 22-22। ठीक है, अब युग्मक प्रक्रिया होगी। अब जब युग्मक जब प्रक्रिया होगी, संकरण कराया जाएगा, तो इसके 22 और इनके 22 मिलकर 44 होंगे, अर्थात ये पुत्री पैदा होंगी। अब नेक्स्ट वाला क्या है? इसमें से 22 और इनका x वाला 22 मिल करके y और x मिल करके XY मिलाएंगे तो ये पुत्र पैदा होंगे, और x पुनः मिलेंगे तो फिर स्त्री होंगे। फिर ये x और y मिल करके जो नया संचय करेंगे, जो स्थिति आएगी, नई संचय की स्थिति आएगी, वह पुत्र फिर पुनः उत्पन्न करेंगे। यानी नए जाति के निर्माण के लिए हमने ये बता रखा था पहले ही कि जो संतति उत्पन्न करनी है उसमें आपके XY और XX 44 गुणसूत्र की संख्या होती है। क्लियर? गुणसूत्र संख्या में पुरुष और स्त्री के दोनों के युग्मज से प्रक्रियाएं मिलती हैं। यदि उसमें स्त्री से X और पुरुष से X तो निकलेगी, यानी 22 जोड़ी मिलेगी तो 44 होगा। तो जब X अक्ष मिलेगा गुणसूत्र तो क्या होगी? स्त्री होगी। लेकिन अगर पुरुष से Y, अगर स्त्री से X निकला तो क्या होगा? वह पुरुष होगा, लड़का होगा। क्लियर हो रहा है? बस इसी बातों को जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जितना जरूरी है उतना ही, बस बोर्ड के लिए, ज़्यादा नहीं। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थोड़ा सा मैं थक जाता हूँ, जिसके कारण मैं इतना आज मैं थक गया हूँ कि मैं पढ़ा कर आया, हाई स्कूल फिर इंटर पढ़ाया, फिर मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब बोल नहीं पाऊँगा। मैं अब तुरंत बेड पे गिरूँ और तुरंत सो जाऊँ। थोड़ा सा मैं समझें, कष्ट करें, थोड़ा जुबान कहीं कहीं फंस जा रही है, मैं क्लियर बोल नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा हमारी भावनाओं को समझा करें। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट।